हेलो एवरीवन, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 7 का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में अब उपसर्ग हीन का अर्थ नहीं देता है? ऑप्शन ए है अवमूल्यन, ऑप्शन बी अवनति, ऑप्शन सी अवमानना, ऑप्शन डी अवधान। तो अवधान का अर्थ होता है ध्यान लगाना। अन्य तीन की बात करें, अवमूल्यन, अवनति और अवमानना, इन तीनों में जो अव का अर्थ है वो क्या है? हीन है। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अवधान। प्रश्न संख्या 2 है, तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा है जैसे, ऑप्शन ए है ऊँट के मुंह में जीरा, ऑप्शन बी है घोड़े की बला तबेले के सिर, ऑप्शन सी है अंधे के हाथ बटेर लगना, ऑप्शन डी है अंधा क्या जाने बसंत की बहार। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, विजन वल वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी में अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास और विरोधाभास, ऑप्शन बी है अनुप्रास मानवीकरण, ऑप्शन सी है पुनरुक्ति प्रकाश मानवीकरण, ऑप्शन डी है विरोधाभास और पुनरुक्ति प्रकाश। तो देखा जाए इसमें विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी में अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार होगा। कौन सा होगा? अनुप्रास और मानवीकरण। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाए, क्योंकि जूही की कली को सोते हुए दिखाया गया है। जूही की कली को सोते हुए दिखाया गया है, और सोते ही दिखाया गया इसका मतलब क्या है कि उसकी तुलना किससे की गई? मानवीय क्रियाओं से। तो क्या है? मानवीकरण अलंकार हो गया। और देखो इसमें बा और सा की क्या है? बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। देखो विजन है, वन है, सोती, सुहाग है, तो इसमें बा और सा की क्या है? पुनरावृत्ति है। तो इसका मतलब क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अंबार, भरमार, भंडार और कठोर। तो जो भरमार शब्द है वह क्या है? स्त्रीलिंग है। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भरमार। अगला है प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सा भाव शेष 3 से भिन्न है? पीड़ा, वेदना, अवसाद, करुणा। पीड़ा, वेदना, अवसाद ये क्या है? दुख के लिए प्रकट करते हैं। तो जो करुणा है हमारा वो दया को दर्शाता है। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, करुणा। करुणा अन्य तीनों से क्या है? भिन्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वे तो वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं है। ऑप्शन बी है मुझे आशा है कि आप मेरे सुझावों पर विचार करेंगे, ऑप्शन सी 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे लेकिन ये होगा। तो ऑप्शन जो सी है वही अशुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन सी अशुद्ध होगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ये हमारा क्या है? अशुद्ध वाक्य है। अन्य तीनों क्या है? शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, इनमें से किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए है आज बच्चों को इनाम दिया गया, ऑप्शन बी है कल विद्यालय में छुट्टी नहीं है, ऑप्शन सी है हवा के झोंके से खिड़की खुल गई, इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा। तो हमारा भाववाचक वाक्य कौन सा है? डी है। तो 7 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा। ये क्या है? भाववाचक वाच्य है। वाच्य का तो कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो ये कौन सा है? भाववाच्य है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, इनमें से किस में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अरमान, अम्लान, अपमान, अनुमान। अरमान, अम्लान, अपमान और अनुमान। तो इन तीनों में आ उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? ऑप्शन बी में हुआ है। अम्लान शब्द में आ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अरमान में कोई उपसर्ग नहीं है, अपमान में अप उपसर्ग है, अनुमान में अनु उपसर्ग है। तो जो अम्लान है उसमें क्या होगा? आ उपसर्ग होगा। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? तो ऑप्शन ए है मलयालिन, स्वप्निल, उर्मिल और स्नेहिल। तो देखा जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मलयानिल ये क्या है? उपसर्ग रहित वाक्य है। मलयाली में कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा है, जबकि स्वप्निल, स्नेहिल और उर्मिल में इल प्रत्यय जुड़ा हुआ है। भाई स्वप्निल में, उर्मिल में और स्नेहिल में क्या है? इल प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10, इनमें से किस में बहुव्रीहि समास नहीं है? इनमें से किस में बहुव्रीहि समास नहीं है? वज्रायुध, दिगंबर, वाचस्पति और श्वेतांबर। तो वज्रायुध, दिगंबर, वाचस्पति और श्वेतांबर। तो भाई किस में बहुव्रीहि समास नहीं है? तो जो वाचस्पति है उसमें क्या है? बहुव्रीहि समास नहीं है। तो 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाचस्पति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं, कौन हैं? ऑप्शन ए भगवान सिंह, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी भट्ट केदार, ऑप्शन डी बलदेव चंद्र। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन है? भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? भट्ट केदार हैं। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, शुक्ल युग और छायावतर युग। तो मैथिली शरण गुप्त का जो युग है, या कहा जाए आधुनिक काल का जो युग है, वो कौन सा है? द्विवेदी युग है। कौन सा है? द्विवेदी युग। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 13, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र के व्यंग्यकार कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, बच्चे बस से पाठशाला आते हैं। बच्चे बस से पाठशाला आते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो से शब्द आया है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्ण से। कर्ण से। तो बच्चे बस से पाठशाला आते हैं, तो किससे आते हैं? बस से आते हैं। तो हमारा क्या आ रहा है? से आ रहा है। से कारक जो विभक्ति है वो किसकी है? कर्ण कारक की है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? अलुक तत्पुरुष समास का, संबंध तत्पुरुष समास का, बहुव्रीहि समास का, नौ समास का। तो वाचस्पति संबंध तत्पुरुष समास का समस्त पद है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वाचस्पति का अगर विग्रह करें तो होगा वाचा यानी बाड़ी का पति अतः वह संबंध है जो तत्पुरुष समास को दर्शाता है। अगला है प्रश्न संख्या 16, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। प्रश्न संख्या 16 है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा व्यय है? करणवाचक, परिणामवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संबंधवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17-18 निर्देश दिया है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। समुद्र, तो समुद्र का पर्यायवाची के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, विशंबर, उदक, तुंग और अर्णव। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है?
समुद्र का पर्यायवाची होता है अर्णव। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अर्णव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, सौदामणि का पर्यायवाची क्या होगा? विद्युत, गंगोत्री, व्यापारी और दारा। तो सौदामणि का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? विद्युत होता है। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्युत। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर और जादूगर। तो भाई जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है, जादू प्लस अगर। तो क्या है? जादूगर में क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जादूगर। जादूगर शब्द में मूल शब्द क्या है? जादू है, और गर क्या है? प्रत्यय है। जबकि शेष तीनों शब्द क्या है? रूढ़ शब्द हैं जिनमें कोई भी प्रत्यय लगा हुआ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से अपादान कारक का उदाहरण है, राधा घर से निकली, सीता गीता से अच्छा गाती है, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। उपरोक्त सभी। तो घर से निकलती है मतलब अलग हो रही है, तो यहाँ भी अपादान कारक हुआ। सीता गीता से अच्छा गाती है मतलब यहाँ तुलना हो रही है, तो यहाँ भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। सी है, मुझे आपसे डर लगता है, तो यहाँ डर दर्शाया गया है, तो यहाँ भी क्या होगा? अपादान कारक होगा। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो तीनों वाक्यों में क्या है? अपादान कारक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है, एक उद्देश्य एवं एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? साधारण वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? साधारण वाक्य। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, साधारण वाक्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, प्रत्योन्नति में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यय, प्रत, प्रति, प्रत्यु। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रति। तो प्रत्युत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। प्रति उत्पन्न मति, प्रतिधन उत्पन्न मति। तो इसमें क्या होगा? संधि की बात करें तो कौन संधि होगी? ऋण संधि हो जाएगी। और उपसर्ग कौन सा होगा? प्रति हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को। तो विसर्गों को क्या है? अयोगवाह कहा जाता है। विसर्ग और अनुस्वार को क्या है? अयोगवाह कहा जाता है। मतलब इसे क्या बोलते हैं? अंग और आह। अयोगवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंग और आह की गिनती ना तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है। तो विसर्गों को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अद्वितीय। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अद्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, कौन सा स्वर दीर्घ है? अ, ई, उ और ए। तो भाई दीर्घ स्वर कौन सा होगा? ए होगा। ए क्या होगा? हमारा दीर्घ स्वर होगा। बाकी तीनों क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। तो यहाँ पर हमारा हिंदी का पोर्शन समाप्त होता है और हम देखेंगे सामान्य ज्ञान का पोर्शन, क्योंकि लेखपाल परीक्षा में 4 पोर्शन होते हैं, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण परिवेश। तो अगला पोर्शन देखेंगे किसका? जीके का, यानी सामान्य ज्ञान का पोर्शन देखते हैं। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अन्य नाम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है गैलिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, म्यूरिएटिक अम्ल और क्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल है। तो प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल है। तो प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 है, भारत की जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी किस में संबंधित है? यूनेस्को से संबंधित है। यूनेस्को की विश्व विरासत में से शामिल किया गया है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है।
तो प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन है परिरेखा हल चालन द्वारा, खेत में खाद का प्रयोग करके, पेड़ लगाकर या वनारोपण द्वारा, फसल आवर्तन द्वारा। तो किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा? परिरेखा हल चालन द्वारा। तो प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परिरेखा हल चालन द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। वीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है, तो कौन सी है? नियॉन है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, Na। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो कब किया गया था? 1969 में। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1969 में किया गया था। तो प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1969। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी है भारत सरकार द्वारा। तो 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, क्योंकि 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? महात्मा गांधी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारत का स्वतंत्रता युद्ध, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम जवाहरलाल नेहरू की शतवार्षिकी को संबोधित करता है। तो प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? NH1, NH2, NH9, NH6। तो कोलकाता और दिल्ली आपके NH2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कलकत्ता और दिल्ली NH2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। बम्बई हाई किससे संबंधित है? इस्पात से, पेट्रोलियम से, मकबरा से, जूट या पटसन से? तो बम्बई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? प्रश्न संख्या 61 है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? 1955 में, 1956 में, 1957 में, 1958 में? तो भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली 1957 में शुरू की गई। तो प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1957। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, 1957। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी थी? तो किसी दी थी कृषि को, सेवाओं को, भारी उद्योग को, विदेशी व्यापार को। तो 62 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारी उद्योग को। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। राज्य के लिए एक निर्वाचक याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? राज्य के लिए एक निर्वाचक याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी
चुनाव आयोग। तो एक राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो किसी है उच्च न्यायालय को है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 63 का उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का। तो प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन सी सही होगा 6 महीने का, क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का गैप दिया जा सकता है, यानी अंतराल दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? तो संविधान में मूल कर्तव्य 1976 में शामिल किए गए थे। तो 65 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1976। अगला प्रश्न है देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र हैं। देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, किन्हें किया गया है? वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 3 हेक्टेयर, 3 से 4 हेक्टेयर। तो भारत में छोटे किसान उन्हें कहा गया है जिनकी जोत का क्षेत्र 1 हेक्टेयर से कम है। तो 66 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। 12 महिर थे। 12 महिर थे, एक एस्ट्रोनॉट, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोलविद। तो 12 महिर एक प्राचीन खगोलविद थे। तो प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये किसके समय में थे? ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। कौन? 12 महिर। और एक ज्योतिष भी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 68। बिभ्रंश घाटी बनती है। बिभ्रंश घाटी बनती है 2 एंटीक्लेजाइन से के बीच, 2 भ्रंशों के बीच, अभिनत द्रोणी का कटाव या ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण। तो बिभ्रंश घाटी बनती है आपकी अभिनत द्रोणी के कटाव के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 68 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अभिनत द्रोणी का कटाव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? उज्जैनी में, पुष्कलावती में, तक्षशिला में और राजगृह में। तो बिंदुसार के समय में तो अशांति थी, या कहा जाए जो विद्रोह था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था तक्षशिला में, क्योंकि जो तक्षशिला का शासक था वो कौन था? बिंदुसार का बड़ा पुत्र था जिसका नाम था सुसीम। और सुसीम एक क्रूर शासक था। जब अशोक इस विद्रोह को समाप्त करने गया था तो अशोक का नाम सुनने से ही तक्षशिला का विद्रोह शांत हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 70। किस नदी घाटी के चौड़े होने का कारण है? किसी नदी घाटी के चौड़े होने का कारण है संक्षारण, पार्श्विक अपरदन यानी भूक्षरण, अवघर्षण या द्रव चालित क्रिया। तो प्रश्न संख्या 70 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पार्श्विक अपरदन। पार्श्विक अपरदन के कारण ही किसी की नदी घाटी क्या है? चौड़ी हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला है? हमीरपुर, बागपत, इलाहाबाद और कानपुर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला है कानपुर नगर। कौन सा है? कानपुर नगर है। तो प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है वो है गाजियाबाद। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 72 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गाजियाबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार वाला जिला कौन सा है? वाराणसी, इलाहाबाद, गौतम बुद्ध नगर या गाजियाबाद। तो प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, हरिद्वार में। तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो हमारा 75 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लखनऊ। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमारा जीके का या सामान्य ज्ञान का पोर्शन समाप्त हो रहा है। अब हम देखेंगे ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण विकास का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी ग्रामीण विकास एवं गरीबी दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कब अधिसूचित किया गया था? 7 सितंबर 2005 को, जो पहले 250 जिलों में 2 फरवरी 2006 में शुरू हुई थी। तो कब शुरू हुई है भाई? तो ये शुरू हुई है, प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2005। कब शुरू हुई थी? 2005 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित गांव को विकास कार्यों के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि दी जाती है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित गांव को कितनी धनराशि दी जाती है? 10 लाख अतिरिक्त धनराशि दी जाती है। तो प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78, सस्य गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? सस्य गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? तो किसे दी जाती है? जब भाई सस्य गहनता की जो प्रतिशत है 200 से अधिक हो जाती है तो उसे क्या है? गहन कृषि की उपमा दी जाती है। तो 78 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 69, एनीमिया रोग से किशोर अवस्था लड़कियां प्रायः प्रभावित होती हैं। कब प्रभावित होती हैं? 50%, 55%, 65% और 90% से अधिक। कहा गया है एनीमिया रोग से किशोरावस्था लड़कियां प्रभावित होती हैं। तो कितने प्रतिशत प्रभावित होती हैं? तो 79 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 90% से अधिक। एनीमिया रोग से किशोरावस्था में लड़कियां 90% से ज़्यादा प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, भारत में कृषि को समझा जाता है जीविका उपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, एक व्यापार, एक उद्योग। तो प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जीविका उपार्जन का साधन। भारत में कृषि क्या है? एक मूल साधन है जीवन यापन का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81, ट्राइफेल की स्थापना किस वर्ष अगस्त में की गई थी, जो अप्रैल 1988 से कार्यरत है? किस वर्ष में की गई थी? 1985 में, 1986 में, 1987 में, इनमें से कोई नहीं। तो कब शुरू की गई थी? 1987 में शुरू की गई थी और 1988 में क्या है? ये कार्यरत हो गई थी। ट्राइफेल योजना है, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। किस माह में की गई थी? अगस्त में, जो अप्रैल 1988 से क्या है? कार्यरत हो गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ है? लखनऊ में, कानपुर में, फैजाबाद में, वाराणसी में। तो कहाँ स्थित है? कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 है, कुफरी किस फसल की किस्म है? आलू, सेब, चुकंदर, केला। तो जो कुफरी है वो क्या है? एक आलू की किस्म है। तो प्रश्न संख्या 83 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आलू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? ऑप्शन है जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है, ऑप्शन बी जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, ऑप्शन सी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, ऑप्शन डी जिनके पास 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो
उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक उन्हें कहा गया है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो प्रश्न संख्या 84 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एक नया स्वास्थ्य प्रोग्राम किशोरावस्थाओं के लिए लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 6 जनवरी 2013 को, 6 जनवरी 2014 को, 6 फरवरी 2014 को, इनमें से कोई नहीं। तो RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 6 जनवरी 2014 को प्रारंभ किया गया था। तो प्रश्न संख्या 85 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। कपास के कीटरोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किए जाते हैं। तो किसी ऑप्शन ए है विषाणु से, ऑप्शन बी जीवाणु से, ऑप्शन सी पौधे से, ऑप्शन डी कीट से। तो किसी जीवाणु से। तो प्रश्न संख्या 86 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीवाणु से। कपास के कीटरोधी पौधे आनुवांशिकी इंजीनियरों द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट करके निर्मित किए जाते हैं जो लिया गया है कहाँ से? जीवाणु से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। सहकारी समिति का प्रबंध होता है संचालक मंडल द्वारा, सदस्यों द्वारा, सचिव द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा। तो प्रश्न संख्या 87 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संचालन मंडल द्वारा। सहकारी समिति का प्रबंधन संचालन मंडल द्वारा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। कृषि गणना 1955-56 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत था। कृषि गणना 1955-56 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में सीमांत जोतों का जो प्रतिशत था वो कितना था? 73.8% था। तो प्रश्न संख्या 88 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 73.8%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या की 82% निवास करती है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 18 से 20%, 20 से 22%, 24 से 22%, 24 से 24%। तो प्रश्न संख्या 90 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 18 से 20%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? 2002 में, 1999 में, 1997 में, 1988 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना की गई थी 1988 में। तो प्रश्न संख्या 91 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1988। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है गेहूं का, धान का, चने का और कपास का। तो उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम किसका है? तो किसका है? गेहूं का। तो प्रश्न संख्या 92 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गेहूं का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कॉफ़ी, रबर, नारियल, मसाले। कॉफ़ी, रबर, नारियल और मसाले। उपरोक्त में से बागान फसलें कौन सी हैं? उपरोक्त में से कौन सी फसलें बागान फसलें हैं? कॉफ़ी, रबर, नारियल और मसाले। तो देखा जाए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि कॉफ़ी, रबर और नारियल ये क्या है? बागान फसलें हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी, रबर और नारियल क्या है? बागवानी वाली फसलें हैं, यानी बागान फसलें हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94।
बीपीएल के लिए खाद्यान्नों का निर्गमन मूल्य आर्थिक लागत का कितनी प्रतिशत निर्धारित किया गया है? बीपीएल के लिए खाद्यान्नों का निर्गमन मूल्य आर्थिक लागत का कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 30%, 50%, 55%, 60%। तो कितना निर्धारित किया गया है? 50%। तो प्रश्न संख्या 94 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 50%। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से और मत्स्य उत्पादन से। तो नीली क्रांति आपके संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। तो प्रश्न संख्या 95 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 है, धारणीय कृषि का अर्थ है आत्मनिर्भरता। ऑप्शन बी है विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। ऑप्शन सी है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ऑप्शन डी कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। धारणीय कृषि का अर्थ होता है कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। मतलब ऐसी भूमि जो प्रयोग में नहीं ली जा रही है उसे भी प्रयोग में लाना क्या कहलाता है? धारणीय कृषि कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे सस्ता एवं मुख्य साधन क्या है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे सस्ता एवं मुख्य साधन क्या है? ट्यूबवेल, नहर, रहेट और पंपिंग। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे सस्ता और मुख्य साधन क्या है? नहर है। तो 97 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और रेगुड़ मिट्टी। तो चाय के लिए या चाय बागानों के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो अम्लीय मिट्टी होती है, जिसमें ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 98 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम चलाया गया था विश्व की किस संस्था के सहयोग से? ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम चलाया गया था विश्व की किस संस्था के सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग से, यूनिसेफ के सहयोग से या यूनेस्को के सहयोग से? तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से चलाया गया था। तो प्रश्न संख्या 99 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूनिसेफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। पादालय एक सुविधा है रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, पौधों को संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, उत्परिवर्तन प्रेरित करने के लिए। तो प्रश्न संख्या 100 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि पादालय एक सुविधा होती है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। तो प्रश्न संख्या 100 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।